हेलो फ्रेंड, एनबीके जीएस क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए प्रत्येक संडे को सुबह 9 बजे विभिन्न सब्जेक्ट को लेकर 50 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसके आधार पर टेस्ट सीरीज करवाता हूं। या बिहार के किसी भी एग्जाम, विशेषकर जो बीपीएससी है, सीडीपीओ एवं अन्य जो एग्जाम है उसको ध्यान में रख के बनाया जाता है। ये टेस्ट सीरीज आपको फायदा तभी करेगा जब आप खुद इसको पेन एंड पेपर लेकर इसको सोल्व करें तथा अपना आंसर स्वयं चेक करें। इससे एक और आपको कॉन्फिडेंस आएगा, वहीं दूसरी ओर क्या होगा कि जो प्रश्न गलत हो जाते हैं उसका एनालिसिस आप देखेंगे तो वो प्रश्न हमेशा आपको याद रहेगा। तो क्वेश्चन पेपर का जो पीडीएफ है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर लिया है। आपसे वीडियो देखने के पहले रिक्वेस्ट ये है कि आप खुद इसको सोल्व कर दें, उसके बाद ही इसका एनालिसिस देखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। हम पहला क्वेश्चन पे आते हैं कि हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कैंपा कोष का सर्वाधिक वितरण छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य में किया गया है। तो कैंपा कोष निम्न में से किससे संबंधित है? तो कैंपा कोष क्या है? इसका जो फुल फॉर्म होता है कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। जितने भी वन भूमि के नष्ट होने में पर्यावरणीय मुआवजा के रूप में दिया जाता है। तो ये इसका आंसर ए होगा। तो कैंपा कोष आप लोग याद रखिएगा कि जितने भी जो भी खनिज उद्योग धंधे होते हैं, खनिज खनिज लवणों का जो एक्सट्रैक्शन होता है उससे जो वन भूमि नष्ट होते हैं तथा पर्यावरण को जो नुकसान होता है उसको मुआवजा के लिए स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा ए। बुक्सा टाइगर रिजर्व निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पे लगभग 23 वर्षों के बाद यहाँ पे लोअर बंगाल टाइगर होता वो देखा गया। तो ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में जो भूटान और असम की जो सीमा होता है वहां पे अवस्थित है। ये बंगाल की उत्तरी सीमा पर अवस्थित है। इसका आंसर होगा बी। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने असम में प्रोजेक्ट रिहैब शुरू की गई है, यह किससे संबंधित है? तो जो प्रोजेक्ट रिहैब इसको हम लोग ये देखिए, रिहैब जो है ये है रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बी। मतलब है कि मधुमक्खियों की सहायता के जो एलिफेंट और मानव में जो संघर्ष होते हैं उसको बचाव करना। इसमें क्या होता है कि जहां से हाथी आने की संभावना होती है वहां पे मधुमक्खी का बहुत सारा जो बक्से एक मिट्टी का घड़ा में रखा जाता है, और जब वो हाथी वहां पे आता है तो इसको एक फोड़ दिया जाता है जिससे कि मधुमक्खी उठ के हाथी के पास चले जा हाथी हाथी के पास जाते हैं, वो डर के वो भाग जाता है। इसमें ह्यूमन और एलिफेंट के बीच संघर्ष को इसका रोकना है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 2014 से लेके 19 तक लगभग 332 लोग असम में मारे गए हैं। इसी से बचाव के लिए मानव और हाथी के संघर्ष को रोकने के लिए ही प्रोजेक्ट रिहैब चालू किया गया था। प्रोजेक्ट रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बी। मधुमक्खी से की सहायता से जो हाथी और मानव में संघर्ष उसको रोकने की बात कही गई है। इसका आंसर होगा बी। के धातु जलाशय योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये कावेरी जल जो विवाद है उससे जुड़ा हुआ है। एक कर्नाटका राज्य में अवस्थित है, जिसमें कहा जा रहा है कि बेंगलोर इसके आसपास के जो सिटी हैं उसको जल की आपूर्ति के द्वारा की जाएगी मेरा धातु जलाशय योजना के द्वारा। लेकिन तमिलनाडु के द्वारा काफी बड़े पैमाने पर इसका विरोध किया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा सी। जो इसका संबंध है मेगे धातु जलाशय योजना उसको कर्नाटका से है। वर्ष 2022 के लिए 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये जो है दामोदी मोंजू जो कि कोंकणी लेखक हैं, इनको पुरस्कार दिया गया। इसको भी आप लोग याद रखें, नीलकमल फुकन जूनियर, इसको 56वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 2021 में दिया गया है। ये असम के लेखक हैं। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है वो किसी भी भाषा किसी भी साहित्य के लेखन के लिए दिया जाता है। तो ये जो 57 जो ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ कोंकणी जो लेखक जो गोवा के हैं दामोदर मोंजू, उनको दिया गया। आंसर होगा बी। रंगभेद विरोधी के प्रतीक एवं नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित जो डेसमंड टूटू का हाल ही में निधन हो गया, वो इसका संबंध किस देश से है? तो इसका जो संबंध है वो दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका में जो रंगभेद नीति हुई थी उसको विरोध काफी पैमाने पर डेसमंड टूटू के द्वारा किया गया था। इसका आंसर होगा सी। निम्न में से किस राज्य में नीलगाय संरक्षण के लिए उनकी हत्या पर रोक लगाने की घोषणा की गई है तथा उसके आबादी को बढ़ने के रोकने के लिए नसबंदी की घोषणा की गई है? तो ये जो नीलगाय संरक्षण का जो
उपाय जो किया जा रहा है वो अपना स्टेट बिहार है, यहाँ पे किया जा रहा है। इसका आंसर होगा ए। निम्न में से कौन सा देश बिस्मस्टेक का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो इसका जो फुल फॉर्म होता है बिस्मस्टेक का, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक। तो बे ऑफ बंगाल की बात यहाँ पे करता है। यहाँ पे हम लोग ऐसे भी देखते हैं, अगर आपको याद नहीं हो तो फुल फॉर्म से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं जो मालदीव है वो अरब सागर में अवस्थित है, ना कि बे ऑफ बंगाल में। तो इसका आंसर होगा बी। ऐसे आप लोग याद रखिए कि जो 7 सदस्य हैं वो बिम्स्टेक का सदस्य है। अगर आपको नहीं भी याद है तो इस तरह से भी आप छाट सकते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। गोलन हाइट या गोलन पहाड़ियों पर निम्न में से किस देश का भी अधिकार है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो गोलन हाइट्स और गोलन पहाड़ियाँ वो बेस्ट जो पश्चिम एशिया का काफी महत्वपूर्ण अस्त्र विवादित अस्त्रों में से एक है। यहाँ पे वर्तमान में अभी इजराइल का अधिकार है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 1967 में जो 6 दिवसीय जो युद्ध हुआ था उसके बाद इस सीरिया से इसको इजराइल ने अधिकार अपने अधिकार में ले लिया। तो जो अभी जो वर्तमान में गोलन हाइट्स या गोलन पहाड़ियों का अधिकार है वो है इजराइल पर, इसका अधिकार है। अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा कितनी राशि अनुदान स्वरूप दिया जाता है? तो यहाँ पे एक अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा अंतर्जातीय विवाह योजना के तहत 1 लाख रुपया अनुदान स्वरूप दिया जा रहा है। पहले 50,000 था, उसको 2018 में बढ़ा के 1 लाख किया गया है। इसका आंसर होगा सी। बिहार के सबसे नवीन जिला यानी 38वां जिला कौन सा है? तो बिहार में अभी 38 जिला ही है। तो सबसे जो लेटेस्ट जो जिला जो बना हुआ है वो है अरवल, जो कि जहानाबाद को अलग जहानाबाद से काट के इसको बनाया गया अरवल। इसको आंसर होगा बी। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो हम लोग एरिया की दृष्टि से देखते हैं यहाँ पे इंडिया में तो ये 13वां स्थान है। लेकिन अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे जो स्थान है वो थर्ड, बिहार का तीसरा स्थान है। तो इसका देखिएगा पॉपुलेशन के हिसाब से तीसरा, लेकिन एरिया के हिसाब से 13वां स्थान है। तो इस पे आंसर आप याद रखिए, इस पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बिहार आने वाले चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहले निम्न में से कौन से आए हैं? तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो मेगास्नीथ थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में इंडिया आए थे। इंडिया के साथ साथ जो बिहार में आए थे, ह्वेंसांग हर्षवर्धन के टाइम में आए थे, और फायान चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य उसको बोलते हैं उनके टाइम में यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे देखते हैं जो सबसे पहला जो शासक है वो मेगास्नीथ आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। ये तो रावलफील्ड तो वो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट का जब शासक था ईस्ट इंडियन कंपनी उस समय ये आए थे। इसका आंसर होगा बी। पटना में गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में किया गया था? तो गोलघर का जो निर्माण था वो किया गया था, आप लोग याद रखिएगा, 20 जुलाई 1786 में। इसकी जो लंबाई है वो 29 मीटर है। आप लोग ये भी याद रखिएगा गोलघर की लंबाई। तो ये जो पीरियड है इसमें लॉर्ड कर्नवालिस के समय में गोलघर का निर्माण किया गया था। गिन्नी गुणांक निम्न में से किसके संबंधित है? तो यहाँ पे जो आय के वितरण को जो विषमता होती है उसको शो करने के लिए गिन्नी गुणांक का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा वो बी होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस निम्न में से किसके द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफी इंपॉर्टेंट है। अभी इंडिया ने काफी अच्छा इस पे इम्प्रूवमेंट किया है। तो ये जो किया जाता है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसका आंसर होगा सी। एशिया अवसंरचना निवेश बैंक मतलब एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है का मुख्यालय निम्न में से कहाँ अवस्थित है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो 30 जून 2015 को भारत सहित 52 देशों के द्वारा नहीं 50 देश के द्वारा ए, 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 एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना की गई। इसका जो मुख्यालय है वो चीन के बीजिंग में है।
जो चीन की राजधानी बीजिंग है वहां पे, इसका आंसर होगा बी। भारत में सर्विस टैक्स की वर्तमान दर क्या है? तो अभी जो सर्विस टैक्स की जो वर्तमान दर है वो 14% है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ 0.5% इस पे जो लगता है वो कृषि कल्याण सेस है, कृषि कल्याण सेस। तो 0.5% जो है वो स्वच्छ भारत टैक्स, स्वच्छ भारत सेस लगता है। तो जो वर्तमान दर है वो 14% ही है, लेकिन इसको मिला के 15% हो जाता है। लेकिन उसका जो पूछ रहा कि सेवा दर की वर्तमान दर क्या है, तो ये 14% ही इसका आंसर होगा। इसका आंसर सी होगा। एक थैले में 3 लाल, 5 पीले और 4 हरे रंग की गेंदें रखी गई है। 3 गेंदों अचानक निकाली जाती है तो तीनों गेंदों के भिन्न भिन्न रंग होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी? तो यहाँ हम लोग देखते हैं जो 5 3 8 4 12 3 अलग अलग गेंद निकाल जाए तो 12C3 होगा। तो यहाँ पे 12 गुना 11 गुना 10 बट्टे 3 गुना 6, ये होगा 220। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3 गेंद अचानक निकले तो तीनों गेंद भिन्न भिन्न रंगों की संभावना होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो यहाँ पे तीनों जो गेंद है उसको भिन्न भिन्न होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है कि 3C1 गुना 5C1 गुना 4C1। इसको आप लोग निकालेंगे तो 3 गुना 5 गुना 4 होगा, इसको 60 होगा। तो जो टोटल जो अलग अलग होने की प्रोबेबिलिटी है वो इसका आंसर होगा 60/220। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 3/11, इसका आंसर सी होगा। अब है कि किसी कूट में जो टेल को VCKN बोला जाता है, देखिए यहाँ पे TAIL को बोला जाता है VCKN। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि +2 हो रहा है, इसमें भी +2 हो रहा है, इसमें भी +2 हो रहा है, +2 हो रहा है। इसी से जो पीस को हम लोग कैसे लिखेंगे? PEACE, तो सब में +2 हम लोग जोड़ेंगे तो P का हो जाएगा QR हो जाएगा, E का FG हो जाएगा, ABC हो जाएगा, यहाँ पे CDE हो जाएगा, यहाँ पे EFG हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा A। अब रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो रंजीत सिंह जो पंजाब के शासक थे, उन्होंने शाह शुजा से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। इसका आंसर होगा बी। ठगों का उन्मूलन किनके नेतृत्व में हुआ था? तो ठगों का जो उन्मूलन है वो उसका काफी इंपॉर्टेंट नाम है सीलीमन। सीलीमन के द्वारा बड़े पैमाने पर ठगों का उन्मूलन किया गया था। इसका आंसर होगा सी। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई जो पुस्तक नील दर्पण है, उसके लेखक कौन है? तो नील दर्पण के जो लेखक है वो उसके जो दीनबंधु मित्रा है। इसका आंसर होगा दीनबंधु मित्र, मित्रा नहीं, यहाँ पे मित्र पढ़िए। इसका आंसर होगा डी। भगत सिंह सुखदेव एवं राजगुरु को किस बाद में या केस में फांसी की सजा दी गई थी? तो यहाँ पे जो मर्डर केस लगाने पर गया था, लाहौर सदियन केस में मर्डर केस लगा के तीनों को फांसी दी गई थी। इसका आंसर होगा बी। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहली फैक्ट्री जो स्थापित की गई थी वो थी सूरत में, गुजरात के सूरत में। इसका आंसर होगा ए। अब है कि शीत भंडारों में फल और सब्जियों का अपघटन पे क्या असर पड़ता है? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो जो कोल्ड स्टोरेज होता है वहां पे 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको प्रिजर्व किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो वहां पे जो सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जो जीव है वो मरते नहीं हैं, बल्कि उनकी जो सक्रियता होती है, एक्टिविटी होती है, वो कम हो जाती है। तो इसका जो ये हो जाता है कि इसको जो अब सब्जियों का अपघटन होता है वो धीमा पड़ जाता है। इसका आंसर होगा बी। हृदय की धड़कन, अपने हार्ट बीट को नियंत्रित करने के लिए कौन सा जो खनिज पदार्थ है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान को कार्य को संपादित करने के लिए पोटासियम, इसको हम लोग पोटासियम केस के भी नाम से जानते हैं, पोटासियम होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसका आंसर होगा बी। पौधे में फ्लोरम उत्तरदायी क्यों होता है? तो पौधे में जो फ्लोरम का जो कार्य होता है वो आहार खाने को
सभी जगह वो पहुंचाता है, जितने भी स्पॉट होता है इसमें। इसके जो जाइलम होता है, जाइलम का मेन होता है कि जो जल होता है, खनिज पदार्थ होता है, उसको पूरा पेड़ में सभी जगह पहुंचाना होता है, पौधे में सभी जगह पहुंचाना। तो जाइलम जो होता है वो वाटर और खनिज पदार्थ को एक दूसरी जगह से पहुंचाता है। जो फ्लोरम होता है वो खाने आहार वाहन का काज करता है। इसका आंसर होगा बी। जब व्यक्ति वृद्ध हो जाते हैं, ओल्ड एज हो जाते हैं, तो उस पे जो ब्लड का जो प्रेशर है, जिसको स्फिग्मोमैनोमीटर से उसको नापते हैं, उस पर क्या असर पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जैसे भी व्यक्ति बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको जो समानता यहाँ पे शब्द है, सबके लिए नहीं होता है, इसके जो ब्लड प्रेशर समानता होता है वो बढ़ जाता है। इसका आंसर बी होगा। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं जो कोशिका केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और जीव द्रव की उपस्थिति तीनों में होता है, लेकिन कोशिका भित्ति जो होता है वो सिर्फ पादप कोशिका में ही होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा सी। निम्न में से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में है। जो जो जहांगीर का जो मकबरा है वो शहादरा यानी लाहौर में है। तो यह काबुल हम लोग देखते हैं अफगानिस्तान में है, ये लाहौर पाकिस्तान में है। तो ये दोनों का मकबरा इंडिया में नहीं है। तो इसका आंसर बी और सी दोनों होगा। तो इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्न में से किस मध्यकालीन शासक ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की। तो जो पहला शासक था वो शेरशाह है। शेरशाह के द्वारा ही पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था शुरू की गई। तो इसका आंसर होगा सी। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। जो कंदरिया खजुराहो में जो मंदिर के निर्माण किया गया था 950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में चंदेल शासकों के द्वारा। जितने भी मंदिर उसमें कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्कृष्ट मतलब सबसे अच्छा मंदिर है। इसका आंसर होगा ए। गंधार कला शैली संश्लेषण है। संश्लेषण मतलब दोनों को मिला जुला रूप है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो गंधार कला शैली है वो इंडिया और यूनानी कला का मिला जुला रूप है। इसका आंसर होगा सी। गौतम बुद्ध को देवका का स्थान निम्न में से किस राजा के समय में प्राप्त हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो कनिष्क है। कनिष्क के समय में ही चतुर्थ बौद्ध संहिता का आयोजन किया गया था। इसमें कहा गया था कि हीनयान तथा महायान दोनों का विभाजन हुआ था। महायान के तहत ही बुद्ध को एक देवता मानते हुए इसकी पूजा की जाने लगी। तो ये स्टार्ट जो हुआ था वो कनिष्क के टाइम में। तो इसका आंसर होगा ए। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त होता है। तो कृत्रिम वर्षा हेतु हम लोग देखते हैं कि जो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है उसमें कृत्रिम तरीके से इसका छिड़काव, इसका और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का उसका बादलों के ऊपर इसको छिड़काव किया जाता है, जिससे कि कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेनफॉल होता है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला है कि सामान्यतः टीवी का जो रिमोट होता है इसका यूज हम लोग डेली करते हैं टीवी देखने के लिए। उसमें उपयोग की जो हमारी जो वेव तरंग होती है वो उसमें क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं इंफ्रारेड का यूज होता है। यहाँ पे इंफ्रारेड होता है, इसको अवरक्त हिंदी में अवरक्त किरणें भी बोलते हैं, वो यूज होता है। तो इसका आंसर होगा बी। निम्न में से ऐसा कौन सा उपकरण है जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो पहले भी क्वेश्चन में हमने इस पूछा था तो आपको शायद याद होगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो बैटरी होता है, बैटरी क्या करता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो इसका आंसर होगा सी। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए निम्न में से किसकी मात्रा जो होती है वो बढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे हम लोग स्टील देखते हैं, स्टील में होता क्या है। तो स्टील में लोहा होता है वो लगभग 89.4% होता है। जो क्रोमियम होता है वो 10% होता है। जो मैग्नीज होता है वो 0.35% होता है। जो कार्बन होता है वो 0.25% होता है।
तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन की जो मात्रा होती है उसको बढ़ाया जाता है। इसका आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता गया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, मतलब पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो ब्रह्मगुप्त है, जो कि गुप्तोत्तरकालीन गुप्त के बाद के काल में एक प्रसिद्ध जो है वो गणित तज्ञ एवं खगोल शास्त्री हैं ये, इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो उसको कहा जाता है ब्रह्म सिद्धांत। ये ब्रह्म सिद्धांत में बता दिया गया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सी। नागरिकता का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग से है? तो यहाँ पर हम देखते हैं जो नागरिकता का जो संबंध है वो भाग दो से संबंधित है। अनुच्छेद हम लोग यहाँ पे देखते हैं 5 से लेकर 11 तक इसका संबंध है। इसका आंसर होगा बी। इसमें भाग पूछा जा रहा है किस भाग से है, तो ये भाग 2 से संबंधित है। भाग 3 में हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकार। संविधान के दार्शनिक भाग जिसको कि मौलिक अधिकार किस देश से संविधान से प्रेरित है, तो जो दार्शनिक भाग में 2 पार्ट आ जाते हैं, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। आप लोग याद रखिएगा, नीति निर्देशक तत्व है जिसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, लेकिन जो मौलिक अधिकार है इसको अमेरिका से लिया गया था। इसका आंसर होगा डी। निःशुल्क विधि सहायता एवं सम्मान न्याय का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये मूल संविधान में नहीं था, बल्कि जो 44वें संविधान संशोधन हुआ था उसमें इसको ऐड किया गया था। तो इसका जो संबंध है वो 39A में ही निःशुल्क विधि सहायता एवं समान न्याय का अधिकार दिया गया था। इसका आंसर होगा बी। अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों में गतिरोध होने पे लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन जो होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही दोनों को जो ज्वाइंट सेशन होता है, ज्वाइंट सेशन जो अब तक 4 बार हो चुका है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है। विधान परिषद की सदस्यता के लिए निम्न में से कितनी आयु कम से कम होनी चाहिए? मिनिमम आयु जो है वो 30 वर्ष है। अगर लोकसभा को हम लोग देखते हैं यहाँ पे 25 साल है, लेकिन यहाँ पे विधान परिषद पूछा जा रहा था उसका 30 साल। आंसर होगा सी। मेकांग नदी निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो हम लोग देखते हैं मेकांग नदी है जो कि दक्षिण पूर्व जो एशिया है उसकी प्रमुख नदी है। ये लाओस और थाईलैंड के बीच जो सीमा का निर्धारण भी करता है। तो ये चीन के जो तिब्बत का जो पार्ट है यहाँ से वो निकलता है तथा म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया सभी देशों से होकर गुजरती है। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है तकला मकान मरुस्थल। तकला मकान जो डेजर्ट है वो निम्न में से किस देश में अवस्थित है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो चीन के जो सिजियांग जो प्रांत है यहाँ पे वो अवस्थित है। तो इसका आंसर होगा सी। टकला मकान जो मरुस्थल है वो चीन में अवस्थित है। माना दर्रा निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? जो माना दर्रा है जो उत्तराखंड के सबसे लास्ट गांव जो माना है वहां पे अवस्थित है। तो इसी का नाम सबसे लास्ट गांव माना है, उसी के आधार पे इसको माना दर्रा नाम रखा गया। इसका आंसर होगा ए। सबसे अधिक कहवा का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो हम लोग इंडिया में देखते हैं जो सबसे अधिक जो कहवा का उत्पादन होता है वो होता है कर्नाटका स्टेट में। यहाँ पे लगभग 68% कहवा का उत्पादन अकेले कर्नाटका में होता है। लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि 19 सितंबर 1960 को भारत पाकिस्तान दोनों देशों के बीच सिंधु जल संधि के अनुसार निम्न में से किस देश के अधिकांश जल का उपयोग पाकिस्तान द्वारा नहीं किया जाता है? तो 1960 में जो संधि हुआ था सिंधु जल समझौता, उसमें कहा गया था कि जो पूर्वी जो नदी है जिसमें कि रावी, सतलज और ब्यास, इसका उपयोग भारत करेगा। जो पश्चिमी जो नदी है जिसमें कि हम लोग देखते हैं सिंधु, झेलम और चेनाब, इसका उपयोग पाकिस्तान करेगा।
अधिकांश बागता अगर कृषि में या घरेलू उपयोग के लिए इसका उपयोग दोनों देश कर सकते हैं, लेकिन जो अधिकांश जो वाटर का उपयोग होगा वो ये पूर्वी नदी का इंडिया करेगा, पश्चिमी नदी का हम लोग पाकिस्तान करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो ये सिंधु झेलम चेनाब सही है, लेकिन जो रावी है इसका उपयोग इंडिया द्वारा किया जाता है। इसका आंसर होगा ए। तो मैं समझता हूँ जो 50 क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, बिहार के लिए। तो आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि पहले इसको वीडियो देखने के पहले आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो लिंक शेयर कर दिया पीडीएफ क्वेश्चन, पहले उसको आप खुद सोल्व करें, उसके बाद ही आपको ये टेस्ट सीरीज आपको ज़्यादा फायदा करेगा। तो टेस्ट सीरीज में आपने कितना स्कोर किया है वो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। साथ साथ एक अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।